हरियाणा रेवाड़ी से दूर विरोधियों के मिलते नजर आ रहे सुर। अब खबर विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव के अपने राजनीतिक घोर विरोधी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रति तेवर आज बिल्कुल नरम पड़ गए। अरविंद यादव ने कहा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज भी मेरे नेता छोटा भाई मानकर करना चाहिए माफ। रात गई बात गई, 3 वर्षों में गंगा जमुना में बह गया बहुत घना पानी। राव इंद्रजीत सिंह को चाहिए बीती बातों को भूलना। अरविंद यादव के कार्यालय में हुए राव रविंदरजीत सिंह के विरोध के बारे में कहा, 0.1% मन कर्म तथा वाणी से नहीं मानता अपने आप को कसूरवार। कार्यकर्ताओं की बैठक में शब्दों का ठीक ढंग से चयन करते राव इंद्रजीत सिंह तो नहीं होता यह एपिसोड। ये भी कहा, पर्यटन निगम 19 अगस्त को मनाएगा तीज महोत्सव। पर्यटन निगम को घाटे से उबारने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। रेवाड़ी के सेंट पाइपा में कर रहे थे पत्रकार वार्ता। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो तहसीलों में आज भी भ्रष्टाचार है। तहसीलदार के पास जाएंगे, रजिस्ट्री कराने जाए तो कहेंगे पहले तहसीलदार से मार्क करा के लाओ। तहसीलदार भेज देता है आरसी के पास, मार्क करा के लाओ। मार्क का सिस्टम क्या है? देखिए, अब ऐसा है कि जो रजिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने ज्यादातर सिस्टम ऑनलाइन किए और ऑनलाइन करने के बाद आपको टोकन मिलता है, एक सिस्टम है। इसके बाद रजिस्ट्री का अधिकार भी दूसरे लोगों को भी सरकार देने जा रही है, दिया भी है। तो जितनी पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे डीएमए के अंदर भ्रष्टाचार है। और जितना पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितने लोगों को रेड हैंडेड पकड़ा गया हुआ, अखबार में डाटा आया, एसीबी के चीफ आज हमारे डीजीपी बने हैं, उनके समय के जब से वो एसीबी के चीफ बने थे, कितने लोगों को रेड हैंडेड। और मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि जो रिश्वत मांगता है, क्योंकि हम लोग डरते हैं, हम लोग आगे नहीं आते, हम ही पैसे देके अपना काम कराते हैं। कोई 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 2 लगाना पड़ेंगे, ले दे के हम कर सकते हैं। इस मानसिकता को हमको ही बदलना पड़ेगा। जो ऐसे करप्ट लोग हैं उनको पकड़ने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। हमको, आप लोगों को शायद ध्यान है कि नहीं, मुझसे एक बार कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन ने मुझसे रिश्वत मांगी थी किसी मामले में, और मैंने उसको रेड हैंडेड तो नहीं पकड़ा गया था, लेकिन जो मांगने आया था उसको रेड हैंडेड पकड़वाया था। मैंने इस बात की चिंता नहीं की थी कि यदि कोई करप्ट आदमी इस तरह का काम कर रहा है तो इस तरह के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जब तक आगे समाज नहीं आएगा तब तक ये भ्रष्टाचारियों का मुंह इसी तरह से जो खून इनके मुंह लगा हुआ है वो लगा रहेगा। सरकार की एक अपनी लिमिटेशन है कि उनको जानकारी मिलेगी, वो तभी छापे डाल सकते हैं, तभी रंगे हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा। सबसे 11 जनवरी को मैंने पदभार ग्रहण किया था हरियाणा टूरिज्म का चेयरमैन के नाते, और उस समय तैयारी चल रही थी हस्तशिल्प मेला जो हर साल आयोजित होता है, तो 36 हस्तशिल्प मेले की फरीदाबाद में सूरजकुंड का, तो वो हमने 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित किया। वो विश्व का सबसे बड़ा मेला बना, क्योंकि 17 लाख के लगभग जो है उसमें हमारे दर्शक आए और 40 से ज्यादा देशों का उसमें सहभागिता रही। और उसी समय G20 चल रहा था, तो G20 का भी वहां में कार्यक्रम करने का मौका मिला। हरियाणा का पहला कार्यक्रम हमने G20 का सूरजकुंड मेले पे किया। इसके बाद G20 का दूसरा कार्यक्रम हमको मिलने का हुआ, उनका लंच का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। तो पहले हम अपने सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है वहां लेके गए, फिर प्रतापगढ़ फार्म पर लेके हमने वहां उनका दोपहर के भोजन का आयोजन किया। तो हरियाणा को इसमें भी एक अपना माइलस्टोन तय करने का मौका मिला। तीसरा प्रोग्राम 30 अप्रैल को हमने पिंजौर गार्डन पर उनका फिर हमने डिनर होस्ट किया मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और एक बड़ा वो एक हरियाणा की अपनी छाप उनके ऊपर छूटी, कला की, संस्कृति की, हमारे सब उसकी, तो एक ये उपलब्धि रही। इसके बाद हमने 6, 7, 8 तारीख को 7, 8, 9 पिछले महीने जून में हमने जो है जुलाई में 7, 8, 9 जुलाई को हमने मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया। तो अभी तक तो वो 2 दिन का मैंगो का फेस्टिवल हम हर साल करते थे, लेकिन इस बार हमने उसकी अवधि 2 दिन की जगह 1 दिन बढ़ा दी, 3 दिन की कर दी। तो एक हमारा जो है उसमें कोई 500-700 के लगभग, बहुत ज्यादा काउंटिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन वो इतनी वेराइटियां आई। और ये पहली बार सबको पता लगा कि हिंदुस्तान में आम की इतनी वेराइटियां होती हैं। तो हम लोग तो 5-7 वेराइटियां जो मार्केट में आती है इन्हीं को जानते हैं, लेकिन ऐसी 400 से ऊपर जो है वेराइटियां उसके अंदर आई। तो वो इतनी सारी थी, और वो हमने अलग अलग लोग आए उस दिन, मतलब बहुत हमारा भव्य आयोजन वो मैंगो फेस्टिवल का। जिस दिन हमारा ये 19 फरवरी को सूरजकुंड मेले का समापन था, तो उस दिन चेयरमैन के नाते मुख्यमंत्री जी से मैंने सलाह करने के बाद घोषणा की कि ये हमारा एक ऐसा वेन्यू है सूरजकुंड का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी पहचान बना चुका है, तो क्यों ना इसमें हम एक और आयोजन करें।
तो वो आयोजन हमने तय किया और मुख्यमंत्री जी ने फिर उसकी विधिवत घोषणा विधानसभा के पिछले सत्र में की। तो 3 नवंबर से 10 नवंबर तक पहली बार फर्स्ट दीपावली मेला हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, और वो भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दीपावली मेला होगा, जो नए अपने पद चिन्ह छोड़ के जाएगा इस बार। और इसी तरीके से, क्योंकि मैं तीज का महोत्सव पहले भी 2-3 बार मना चुका हूँ, आप सब लोगों को लगभग जानकारी है। अदिति फार्म पे भी पहले मनाया, इसके बाद पिछले बार बाल भवन में भी मनाया, फिर 2-3 साल कोविड का समय चला गया था तो नहीं मना पाए थे। तो इस बार ये तय किया कि यहाँ पर इस बार फिर हम इसको मनाते हैं और इसको हरियाणा टूरिज्म की तरफ से इसको आयोजित करते हैं। तो पहली बार हरियाणा टूरिज्म तीज महोत्सव मना रहा है और उसकी शुरुआत रेवाड़ी में होने जा रही है। और 19 तारीख को हमने ये शाम को 4 बजे से लेके और 8-9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हरियाणा कला परिषद की तरफ से जो है हमने आग्रह किया था हमारे कला संस्कृति क्या नाम है फोगाट जी, गजेंद्र फोगाट जी को मैंने निवेदन, क्योंकि वो मेरे परिवार की तरह छोटे भाई की तरह भी है, तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा कि आप गुरुजी कहोगे तो मैं निश्चित तौर पे आऊंगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। तो 1-1.25 घंटे की उनकी परफॉर्मेंस होगी। एक कला संस्कृति में जो हमारे शहर के बच्चे हैं, हमारे जिले के बच्चे हैं, वो लोग करते रहते हैं, तो उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा मंच मिले कि जहां वो अपनी कला को, अपनी संस्कृति की छटा बिखेर सके। तो ये प्रयास भी था, तो उन लोगों को भी 1-1.25 घंटे का कार्यक्रम उनका रखा है। तीसरा, हमारे गांव की हमारी बहनें हैं जिनकी प्रतिभा गांव तक ही सिमट के रह जाती है शादी में, विवाह में, तो वो भी हमने सोचा कि उनको भी ऐसा मंच हम प्रदान करें तीज महोत्सव के नाते, कि वो भी एक अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित कर सके। तो 1-8 घंटे का कार्यक्रम हमने उन बहनों का भी रखा है। तो ये 3 घंटे का लगभग का हमारा कल्चरल प्रोग्राम का ये आयोजन रहेगा वहां पर। और गवर्नर साहब को भी मैंने आग्रह किया था, पर गवर्नर साहब खुद राजभवन में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय पानीपत में कर रहे हैं, फिर मैंने हमारी स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री है, उनको भी मैंने किसी के थ्रू बात कराई तो वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो हमारी बदायूं की सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा जी, उनको मैंने, क्योंकि अभी मैं महाजनसंपर्क अभियान के तहत 4 लोकसभा के प्रवास पर था, तब मेरा परिचय उनसे हुआ था, उनकी लोकसभा में भी गया था बदायूं, तो उनको मैंने आग्रह कहा, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं जरूर आऊंगी, आपने मुझे याद किया है। तो वो हमारी मुख्य अतिथि होंगी। और हरियाणा भाजपा की तरफ से भी हमने इनकी, ये भी तीज महोत्सव मनाते थे, तो इनको भी मैंने प्रदेश अध्यक्ष को आग्रह किया कि ये भी आप सब लोग यहाँ पर भागीदार बनेंगे तो इसमें और 4 चांद लगेंगे। तो हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चे की जो हमारी अध्यक्ष है सुनीता दांगी जी ने आज वर्चुअली मीटिंग करके उन्होंने अपने 7 जिले की बहनों को कहा है कि आपको सबको इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो रेवाड़ी के नजदीक के 7 जिले है, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, भिवाड़ी है, रोहतक है, झज्जर है, गुड़गांव है, न्यू है, फरीदाबाद है, तो ये 7-8 जिलों की बहनों को भी उन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग करके कहा है। और इसमें भी हमारी वो राष्ट्रीय महामंत्री है वो भी आने वाली है। तो इस तरीके का एक ये हरियाणा के स्तर का राज्य स्तरीय एक सम्मेलन पहली बार हरियाणा टूरिज्म करने जा रहा है। तो इसमें सब, मैं आप सब लोगों को भी, सब परिवार की हमारी बहनें, बहुएं, सब परिवार की महिलाएं आए, उनको भी मैं आप लोगों के माध्यम से जो है आमंत्रित करूंगा कि सब लोग आए। और राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक चीजें तो चलती रहती है, लेकिन उससे हटके भी दूर कुछ नया भी होना चाहिए, इसी आशा विश्वास के साथ ये आयोजन कर रहा हूँ। इसमें आप सब लोगों की मेरे प्रति प्यार पहले भी रहा है, इसमें और आयोजन को जितना ज्यादा आपके माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाने का काम होगा, तो ये इसमें 4 चांद लगेंगे, सबकी सहभागिता होगी, शहर का नाम होगा, प्रदेश भर के अंदर एक मैसेज जाएगा। इसकी लोकप्रियता कम होगी, आर्थिक क्योंकि आज भाइयों के मुद्दे हरियाणा वहाँ लोग ज्यादा कम पसंद करते हैं, प्राइवेट ज्यादा जाते हैं। देखिए ऐसा है कि कम नहीं हो रहा है, वो जानकारी आपकी अधूरी है। जब ये हरियाणा टूरिज्म के हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बने थे, उस समय पर इतनी ज्यादा होटल इंडस्ट्री नहीं थी, तो इसलिए अब ये आप सेंट पाइपर में बैठे हैं, इसी सेंट पाइपर में ये शहर के बीच में था, इससे प्राइम लोकेलिटी क्या होगी। लेकिन आज जगह जगह रेस्टोरेंट, जगह जगह होटल, जगह जगह खुल गए हैं। तो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम की अपनी, अब हम लोगों के जो रेट है वो फिक्स है। अब यहाँ दूसरे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएंगे तो उनके रूम का उन्होंने डिसाइड करना है, उनका रूम नहीं लग रहा है तो उन्होंने यदि 1500 रुपए रेट रखा हुआ है तो 1200 में दे देंगे, 1100 में दे देंगे, खाली ना रहे चलो कुछ आएगा। हम लोगों के इस सिस्टम में कर नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी प्रॉफिट में है। दूसरा हमारा क्या है कि हमारे यहाँ क्योंकि ये सरकारी सिस्टम है, अब हम लोग, मैं खुद भी अपना बैंकेट हाल चलाता हूँ, हमारे यहाँ सैलरी 18,000 20,000 रुपए हम देते हैं, नए लड़के मिल जाते हैं। हमारे यहाँ स्टाफ भी करते हुए इतने सालों से है, तो उनकी क्षमता का भी सवाल है।
फिर हम सरकारी सिस्टम के अंदर उनके तनख्वाहों का भी है, तो वो भी हमारे यहाँ जितना बर्डन हमारी तनख्वाहों का, हमारे स्टाफ का रहता है, पूरा डिपार्टमेंट हमारा चलता है, तो हमारे रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, लेकिन सरकारी सेक्टर के कारण से होता है। वो स्वाभाविक भी है कि सरकार की उन्हीं की रोजी रोटी के लिए सरकार ने ये तय किया था कि भाई कम से कम हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, वो सर्विस दे सके। तो ऐसा नहीं है कि हमने आयाम स्थापित किए हैं, और बहुत सारी जगह है, एक एक दिन के अंदर सूरज कुंड जो हमारी जगह है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारा तिलियार है, हमारा पिंजौर है, हमारा रेड बिशप है, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां हम लोगों के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, और बहुत बड़ा घाटा भी नहीं है, छोटा मोटा ही है, क्योंकि 2-3 साल जो कोविड के निकले, कोविड के कारण से सारा सिस्टम पूरे देश का, दुनिया का चरमरा गया, उसके कारण से हो गया। तो कुछ हम लोगों ने नई योजनाएं लेके आए, चेयरमैन बनने के बाद बोर्ड के अंदर भी मैंने लेके आया कि जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर जंगल बबलर है हमारा। अब जंगल बबलर इतना बड़ा हमारे पास फरमाइशेज है, लेकिन वो कई पार्किंग के कारण से वो सारा अब हम उसको डेवलप कर रहे हैं। बोर्ड के अंदर हम लेके आए कि भाई ऐसी जगहों को हम किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, उनको लीज के ऊपर दे दें हम, तो हमको किराया आता रहेगा, और वो वहां पर अपना कुछ खड़ा करके कोई विवाह समारोह स्थल बनाए, कोई पार्टी मीटिंग का बनाए। तो इस तरीके का जगह जगह जहां हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज है उनके लिए हमने योजना बनाई है, और उसका आने वाले समय के अंदर दूसरा हम लोगों ने किया है कि मैं चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर आया था कि जितनी भी सरकार की पार्टियां होती है, मीटिंग होती है, वो बजाय प्राइवेट होटल के अंदर होने के वो हरियाणा टूरिज्म के हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं उनके अंदर हो। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट को, जो हमारी 7 बहनें कहलाती थी, 8 बहनें कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट के साथ हमने अपना कल्चरल पार्टनर उनको बनाया है। उनके यहाँ के गेस्ट हमारे यहाँ के रुकेंगे, हमारे यहाँ वाले जाके वहां रुकेंगे, उनके साथ हमने टाई अप किया है। हमने लेटर लिखा है पंजाब रोडवेज को, हमने लेटर लिखा है हिमाचल रोडवेज को कि उनकी जो बसें हैं वो बसें जहाँ ये प्राइवेट ढाबों पे वहां रुकती हैं, वो सरकारी बसें जितनी भी आके वो हमारे जहां भी हाईवे पे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वहां पर रुके। तो ये सारी चीजें चेयरमैन बनने के बाद मैंने इनको गति दी है, और इसके परिणाम, सार्थक परिणाम कुछ आने शुरू हुए हैं, लेकिन समय लगता है इन सब चीजों को अमली जामा पहनाने में भी, इम्प्लीमेंट होने में भी। और 5-6 महीने मुझे चेयरमैन बने हुए हैं, तो आने वाले समय के अंदर ये फिर अपना जो गौरव रहा है हरियाणा टूरिज्म का, उसको निश्चित तौर पर प्राप्त करेगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि हरियाणा रोडवेज और हरियाणा टूरिज्म ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस थी, तो दोनों की समय के साथ, कंपटीशन के साथ उतना वो नहीं रहेगा जितना पहले था, लेकिन हरियाणा टूरिज्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो आने वाले समय में नई छटा के साथ आपको नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शायद आपके आसपास भी एक दो जगह चयन पर गई हैं, और उसके अलावा रणदीप सिंह कापड़ीवाल जी भी कह रहे हैं कि मैं भी वापसी कर रहा हूँ भाजपा के अंदर, रेवाड़ी ब्रेक टिकट के लिए फिर से पिछली बार। देखो भैया, मैं कभी आज तक जीवन में लाइन में नहीं लगा, ना लाइन में लगने का मेरा स्वभाव है। मैं तो जहां खड़ा होता हूँ उतना प्रसाद ईश्वर दे रखा, लाइन वहां से शुरू होती है। वो लगेगा पार्टी को मुझसे क्या काम लेना है, मुझसे कहना है भाई आरती को टिकट दे के आरती को लड़ा रहा है तो मैं आरती की जय जयकार कर लूंगा, पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। मुझे लगेगा रणधीर कापड़ीवाल जी आते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है, मैं रणधीर भाई मेरे बड़े भाई है, मैं उनके लिए जय जयकार कर लूंगा। मुझे कोई संकोच नहीं है, पार्टी जिसको आगे लेके आएगी। मैं ना आज तक कोई पद मांगने गया हूं, ना आज तक मैं टिकट मांगने गया हूं, और ना मैं आगे जाने वाला हूं। ये मेरा संकल्प। पार्टी ने जो निर्णय करना है अपना करेगी। वो कहेंगे यहाँ ये लड़ना है, पंच का लड़ना है, पंच का लड़ूंगा, राष्ट्रपति का कहेंगे राष्ट्रपति का लड़ूंगा, बीच में कोई कहेंगे वो लड़ूंगा। मैं पार्टी के बाहर जाने वाला नहीं हूँ, पार्टी की रीति नीति को मानने वाला। आपने कह दिया आपकी चुनाव लड़ेगी तो मैं साथ लड़ूंगा। मैं लगूंगा, पार्टी का जो आएगा मैं लगूंगा, मैं उससे बाहर नहीं हूँ बिल्कुल। मैं तो 4 बार कहलवा लूं, जब पार्टी का निर्णय किसी के लिए भी होगा तो यदि मैं पार्टी का हूं तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ। चेयरमैन साहब, यदि पार्टी आपको ये इलेक्शन में कर दे तो लड़ूंगा ना। मैंने कहा पार्टी मुझे करेगी तो मैं कोई भागने वाला हूँ क्या? कुर्ते पजामे पहन रखे, आजकल तो मोटे भी चुनाव लड़ने लगे, तो मैंने तो कुर्ते पजामे पहन के 42 मुझसे सीनियर कौन है रेवाड़ी के अंदर। डॉक्टर साहब, कैप्टन अजय सिंह यादव ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राव वीरेंद्र सिंह की सरकार इस वजह से गिर गई थी कि उन्होंने उनके पिता अमेश सिंह को साथ नहीं रखा था। यही गलती राव इंद्रजीत सिंह ने की, यहाँ के विधायकों को साथ नहीं रखा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कप्तान साहब की बात को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। कप्तान साहब अपने तरीके से अपनी राजनीति करते हैं। वो भाग्य के इतने धनी हैं कि वो 6-6 बार जो है वो यहाँ से विधायक बन गए, अब 7वीं बार बेटा बन गया। तो वो क्या बोलेंगे, उनकी बात का को वो नहीं है। और इतना है कि भाई आगे भी ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो अपना लगे रहे। एक मंच पर वो मेरे साथ साझा कर रहे थे
मैंने उनको किसी बात का वो जवाब दिया, वो मेरे साथ गुस्से में आके कहने लगे कि तुमको पता नहीं, तुम कैसे कह रहे हो, मेरे तो 5 लाख वोट आए थे। तो मैंने हाथ जोड़ के फिर ईश्वर से उनके सामने प्रार्थना की कि भगवान फिर ये पार्लियामेंट लड़े तो उनके 5 लाख वोट फिर आए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ 5 और फालतू आए। तो राव कप्तान साहब का अपना है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अपने विचार रखते हैं, उनके विचार है। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ के विधायकों को साथ नहीं रख सकते भाई वो तो ये राव इंद्रजीत साहब सोचे कि कप्तान साहब के बेटे को साथ रख लेंगे तो शायद जो है गलती राव साहब ने की होगी जो कप्तान साहब कह रहे हैं। अब राव इंद्रजीत गलती नहीं करेंगे तो राव इंद्रजीत साहब को मौका लग जाएगा, इनका आशीर्वाद मिलने से शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये उनको सोचना है, क्या करना है, ये मेरा विषय नहीं है। तो कहते हैं कि भाई टिकट मिलने के बाद कौन कहता है? जो कहता है उसको कहो ना, वो खड़ा होकर पूछे आप क्यों जो है ना, आप क्यों भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो क्या राव के पास आप समर्थन लेने जाएंगे? देखिए, कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं होता है। जो आपसे पूछ रहा है इस विषय पर, मैंने अपने मन की भावना उनको अकेले में बताई थी और वो सार्वजनिक मुझसे कराना चाहते हैं तो ये उनकी चालाकी चतुराई है। ये उनका ये कुछ बातें यदि मैं आपके साथ मित्रता में कर रहा हूँ उसको सार्वजनिक कराना चाहेंगे तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये समय आने पे इसका जवाब मिलेगा। पिछली बार पार्टी ने खुद भी माना कि टिकट बंटवारे में कुछ गड़बड़ हो गई, इस वजह से कुछ सीटें हम दबा बैठे, वरना तो हम तो पार्टी ने किसके सामने माना? ये बातें आई थी आपके सामने। पार्टी के निर्णय सर्वमान्य होते हैं। और ऐसा है कि जो भी गड़बड़ होती, जब जो निर्णय करने वाले थे उस समय की परिस्थितियों को देख के, उस समय की स्थिति को देख के जो निर्णय करते अपने हिसाब से निर्णय ठीक करते। अब वो जनता बताती है निर्णय ठीक था या निर्णय नहीं था, लेकिन निर्णय करने वाला अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से निर्णय ठीक करते हैं। उस समय के निर्णय करने वालों ने भी वो निर्णय अपने हिसाब से ठीक की। चेयरमैन साहब, क्या इस बार निर्णय करने वाले जब बैठेंगे तो वो निर्णय करेंगे, मैं कैसे बताऊंगा? ये इसका सवाल मेरे से आप क्यों पूछ रहे हैं? सर, आजकल मंचों से जो है उल्ट बोला जाता है। रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आया, वो मन से गाली बक रहे हैं, क्या करें? देखिए, शब्दों की मर्यादा राजनीति में हर एक को रखना चाहिए। शब्दों की मर्यादा किसी को भी नहीं खोना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला चाहे हमारे विरोधी पार्टी के हों, पर बहुत सीनियर नेता है, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आजकल वो MP हैं राज्यसभा के। तो सबको, सुरजेवाला के लिए नहीं, सबके लिए ही है कि राजनीति के अंदर हम लोग हैं तो शब्दों की मर्यादा और एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये 2 चीजें निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं 40-42 साल की राजनीति के अंदर मैंने कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी के लिए यदि मैंने कोई बात भी कही होगी तो सम्मानजनक तरीके से कही होगी। वो सम्मान राजनीति के अंदर रहना चाहिए, हर एक को उसका की पालना करना चाहिए। विरोधी हो सकते हैं लेकिन किसी को अमर्यादित भाषा का प्रयोग, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए राजनीति के अंदर, सार्वजनिक जीवन के अंदर। की बात हो रही है, सोना की दमदम वाले फर्कनगर के लिए और फरीदाबाद की बढ़ती है, जहाँ पर काफी पर्यटक जाते हैं, काफी रेवेन्यू आता है, लेकिन अब उनका खत्म हो गया। क्या प्रयास रहेगा कि फिर से दोबारा वर्कर लेक के अंदर पानी भरा जा रहा है, वर्कर लेक का पुनरुद्धार हो रहा है, काम चल रहा है। ये आप जो सोनावाली का कर रहे हैं इसका भी हमारे प्लानिंग में है। यहाँ भी हम रिनोवेशन भी जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उनको हम 1-1, 2-3 दिन करके ठीक कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई हरियाणा पर्यटन निगम थोड़े समय के अंदर आपको फिर बदले हुए रूप के अंदर दिखाई देगा, एक नए रूप के अंदर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन क्षेत्र का नहीं किया था। मुख्यमंत्री जी अभी जनसंवाद पर आए थे और जनसंवाद का मुझे हुआ था कि कहाँ जनसंवाद के कार्यक्रम रखने हैं। वो जनसंवाद के कार्यक्रम में खरखड़ा में रख रहा था और खरखड़ा मैंने नाम भी भेज दिया था। फिर मुझे ध्यान आया कि खरखड़ा की एक समस्या थी कि उनका वो बीच में जो सावी नदी का है, उनके आधे खेत इस तरफ लगते हैं, वो रास्ता मिट्टी डालकर बेचारे बड़े परेशान रहते हैं और STP का भी गंदा पानी, बिना ट्रीटेड पानी वहां जाता था। उस मामले को भी मैं प्रशासन के संज्ञान में लाया, मजबूती से लेके आया। तो वो फिर मुझे लगा कि इससे बड़ी समस्या तो धारूहेड़ा की है और मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। और शायद हिंदुस्तान में आजाद भारत के बाद पहला मुख्यमंत्री होगा जो 2.5 फुट पानी के अंदर अपनी गाड़ी को लेके, मुख्यमंत्री की गाड़ी 2.5 फुट पानी के अंदर वो लेके गए और राजस्थान में जाके भिवाड़ी के STP प्लांट तक वहां पर गए। और पहले मैं उनको आग्रह किया, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। और आने के बाद जो सबको, हमारे प्रशासन को भी लग रहा था कि भाई धारूहेड़ा में पता नहीं पुतले फूकेंगे, मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के लगेंगे, तैयार नहीं था। लेकिन मैंने उनको आग्रह किया और मजबूती से आग्रह किया, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। और उसका वहीं पर उन्होंने फोन करके कहा चीफ सेक्रेटरी को, अपने PS को, उमाशंकर जी को, कि सुबह 9 बजे तक अधिकारियों को चंडीगढ़ से यहाँ भेजना है और रात
तक वो रेवाड़ी पहुंच जाए और सुबह 9 बजे मेरे पास मीटिंग के अंदर आए। डीसी रेवाड़ी को उसी समय कहा कि अलवर के अधिकारियों को भेजो और वहां खड़े होकर कहा कि यदि ये मानते तो मानते, नहीं तो इसके ऊपर रैंप इतने ऊंचे बना दो कि ये पानी हमारे यहाँ हमारे इसके अंदर ना आए। तो उसकी परिणति और FIR दर्ज करानी तो वो भी कराएंगे, मतलब प्यार से मानेंगे, प्यार से मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हम प्रशासनिक तरीके से इसका पूरा दबाव बना के इसको मनाएंगे। और उसका परिणाम है कि वो आप देख ही रहे हैं कि वहां रैंप बने हैं और वो कमेटी बनाने की बात थी, उन लोगों ने कुछ अभी उसके अंदर ढीलपन दिखाया था, तो उसके लिए भी एक्शन लिया है। तो मुख्यमंत्री जी का आना, मुख्यमंत्री जी का धारूहेड़ा के लोगों के बीच में जाना, 2.5 फुट पानी में मुख्यमंत्री को काफिले के साथ जाना, ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता दिखाता है। सर, इस बात में मैं एक बात बोलना चाहूंगा जी, इन मामलों को गंभीरता से लिया जी, लेकिन राजस्थान के अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे। 24 घंटे के अंदर एक कमेटी बनानी थी जी, वहाँ के अधिकारियों ने, आज 16 तारीख हो गई जी, 17 दिन हो गए, वहाँ से वो नाम ही नहीं भेजे उन्होंने। तो नाम ऐसा है, नाम उन्होंने भेजे हैं। कमेटी पहले से भी बनी हुई थी, उसमें कुछ थोड़ा मोटा अमेंडमेंट करना था और मुख्यमंत्री जी ने यही था भाई ये यदि नहीं मानेंगे, नहीं ये करेंगे, नहीं एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये सारा मामला केंद्र सरकार के भी संज्ञान में है। कोर्ट ने, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने भी इनके ऊपर जुर्माना लगाया है, अभी और भी किस डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर फाइन किया है, FIR दर्ज की है। तो वही हरियाणा सरकार का था कि नहीं होगा, तो चाहे हमें मुझसे उन्होंने ये तक भी डिस्कस किया कि यदि हम इस रास्ते को बंद कर दें, दीवार लगा दे, तो हमारे पास भिवाड़ी जाने तावड़ू जाने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट होगा। तो मैंने उनको रास्ते में वहीं गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनको, बनवारी लाल जी भी उस गाड़ी में थे, हमारे जिला प्रधान भी थे, उनके सामने मैंने सब्स्टिट्यूट बताया कि यहाँ से जाके कितने किलोमीटर पड़ेगा। मैं कहा 2 रास्ते हैं, एक तो बिलासपुर टोल टैक्स होके जा सकते हैं, एक बीच में से भी सिद्धावादी के पास से भी रास्ता जाता है, वहां से भी जा सकते हैं, 4-5 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का यदि नहीं राजस्थान मानेंगे तो हम उस सब्स्टिट्यूट रास्ते पे भी करेंगे और इनके यहाँ से हम बिल्कुल इस रास्ते को बंद कर देंगे। लेकिन पहले एक बार प्रशासनिक तरीके से बैठ के बात करते हैं। मुख्यमंत्री गंभीर है, सरकार गंभीर है, इसके पानी का पक्का इलाज हो जाएगा, धारूहेड़ा वालों को कभी तकलीफ नहीं होगी, इस बात की इतना विश्वास मैं दिलाता है। वो ये कह रहे हैं खबर की एक लाइन पूरी नहीं हो रही। करा तो मैं तो अभी बैठा हूँ। तो आरती राव का साथ देने की बात आप कर रहे हैं, पिछली बार किस बात पे विरोध हो गया था? देखिए, पिछली बार भी मेरा विरोध नहीं हुआ। राव साहब मेरे पास 9 तारीख को एक दिन पहले आए थे। राव साहब के साथ मेरी बात हुई थी घर पर। राव साहब की सहमति से उनको मैंने कहा कि ये देखो टिकट नूरा कुश्ती, उनको नूरा कुश्ती दिखा रही, पर नूरा कुश्ती क्यों करेंगे? नूरा कुश्ती का वो कांग्रेस के नेता है, राव साहब BJP के नेता है, नूरा कुश्ती की जरूरत कहाँ है? वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनको पार्टी टिकट देगी तो राव साहब को पार्टी टिकट देगी तो राव साहब लड़ेंगे, और जो दोनों प्रतिद्वंदी होंगे वो आपस में नूरा कुश्ती का कोई कारण नहीं बनता ना। तो तीसरा आके नूरा कुश्ती की बात समझ में आता है। कप्तान साहब का ये कहना ठीक नहीं है कि कप्तान साहब या रणजीत भाई का ये कहना ठीक नहीं है कि भाई नूरा